नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण इंटरेक्शन। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने संघर्षों की कहानी अपने दिमाग और अपने कलम के साथ एक साथ लिख दी। हम स्वागत करेंगे हमारे आज के मेहमान पारस भाटिया का। पारस, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गुड इवनिंग सर, थैंक यू। तो पारस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आप सभी दर्शकों को कि पारस उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने इस साल यानी कि यूपीपीएससी 2022 को क्लियर कर लिया है। और पारस की संघर्षों की कहानी क्यों विशेष है, क्यों आपको जाननी चाहिए और ऐसा क्या खास रहा इनकी इस यात्रा में, कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की और कैसे ये मुकाम हासिल किया, हम इन्हीं से जानेंगे। पारस, सबसे पहले तो हर कोई जानना चाहता है उस यूपीएससी स्टूडेंट के बारे में जिसने कुछ ना कुछ मुकाम अचीव कर लिया है, एग्जाम क्रैक कर लिया है। तो थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में बताएं, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। सर, मैं पारस भाटिया, मैं सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिकंदराबाद से न्यू लैंसर्स कॉन्वेंट स्कूल से किया। उसके बाद मैंने किरोड़ीमल कॉलेज की बीए प्रोग्राम में ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू से, और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ मैं सीसीएसटी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो पारस, इन सब के बीच में आपको इतना टाइम मिल जाता था कि आप यूपीपीएससी की पढ़ाई कर सकें? सर, जिस जॉब के लिए मैं पढ़ रहा था या जो इंसान को होना चाहिए, हर इंसान को वर्सेटाइल होना ही चाहिए कि वो एक साथ दो काम या फिर ज्यादा से ज्यादा जितना प्रोडक्टिव काम कर सकता है उतना करना चाहिए। तो मैं भी यही कोशिश करता था कि अपनी मेन पढ़ाई से थोड़ा समय निकाल के पीसीएस को की पढ़ाई में कंटिन्यूटी ला सकूं। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने बारे में डिटेल में बताइए कि कहाँ से आपने मतलब इसके बारे में सोचा कि मुझे एक सिविल एस्पिरेंट बनना चाहिए, मुझे भी एग्जाम देने चाहिए या फिर मुझे अधिकारी बनना चाहिए। इसके बारे में कब सोचा और कैसे ये शुरुआत की फिर आपने पढ़ाई की? सर, इसकी नींव तो मेरे दादाजी ने रखी थी। उनके ही वही चाहते थे कि मैं अधिकारी या पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम दूं। उसके बाद उनके मार्गदर्शन के बाद उसके बाद मेरी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर ज्योति शर्मा और वृंदा मैम, वो काफी मेरे को मोटिवेट करते थे इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए। तो और मैं मेरा खुद भी एक था कि मैं लोगों पर एक मोटिवेट कर सकूं लोगों को कि वो अ, आगे बढ़े और सर्विसेज की तरफ दें और एक समाज के लिए कुछ काम कर सके, समाज के ऊपर एक इम्पैक्टफुल काम कर सके। तो इसी कड़ी में मैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस एग्जाम देता था। अमूमन देखा जाता है कि जो यूपीपीएससी या यूपीएससी देने वाले एस्पिरेंट होते हैं, उनके बारे में देखा गया कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा हुक पॉइंट आता है जो उन्हें मजबूर कर देता है या मोटिवेट कर देता है। दो ही तरह की अमूमन शर्तें देखी गई, या तो छात्र मजबूरी में यूपीपीएससी करता है कि उसके साथ कुछ बुरा अनुभव रहा हो पूर्व में, या फिर कोई चीज होती है जो उसे मोटिवेट करती है कि मुझे इस लाइन में जाना है। तो आपके साथ मजबूरी रही या फिर कोई मोटिवेशन ऐसा रहा जिसकी वजह से आपने ये लाइन चुनी? सर, हम कह सकते हैं मतलब मजबूरी में मोटिवेशन निकल आया मेरे साथ। मैं चौथी क्लास में था तो मैं ब्लाइंड स्कूल में एक साल के लिए पढ़ाई करी थी मैंने। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो बच्चे मेंटली एबल्ड नहीं है और साथ में ब्लाइंड भी हैं, जब वो पढ़ाई कर सकते हैं तो मेरे साथ तो कुछ समस्या नहीं है। उसके बाद से ही मेरे को था कि कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं फेमस हो सकूँ या फिर मेरे घर वालों को लोग जान सकें, मैं लोगों पे एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकूँ। तो उसी कड़ी में फिर मैं आगे बढ़ के सर्च जब किया कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास एज़ अ आर्ट्स स्टूडेंट, तो फिर उसी कड़ी में यूपीएससी, पीसीएस के बारे में मेरे को पता चला। तो और जब कोविड था तब काफ़ी खबरें सुनने को मिलती थी कि कैसे डीएम या फिर और जो सरकारी लोग हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं उस मुसीबत के समय में। तो ये चीज़ें देख के काफ़ी प्रेरणा मिलती थी। अच्छा पारस, जैसा कि आपने बताया आप ब्लाइंड स्कूल में पढ़े हैं और हम भी देख पा रहे हैं कि आपकी आंखों के साथ कुछ समस्या आप अभी महसूस कर रहे हैं। आपका जो इंटरेक्शन है हमारे साथ जो जा रहा है उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि आंखों को लेकर आपको काफी कठिनाई जो है अभी महसूस करनी पड़ रही है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या ये बचपन से रही या फिर ये समय के साथ आपको बढ़ती चली गई?
सर जो मेरे को रेटिनल प्रॉब्लम है, ये मेरे बाय बर्थ थी। तो इसका इलाज ऑपरेशन बचपन में ही जब मैं 1 या 2 साल का था, शंकर नेत्रालय चेन्नई में हुआ। उसके बाद कुछ विज़न आया। तो अभी करंटली 40% डिसेबिलिटी है। यानी कि 60% चीजें आपको नहीं दिखती हैं। जी सर, कह सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये 60% जो विजन है आपका वो धुंधला रहता है, यानी कि कोई चीज गुजरती है तो आप उसे एकदम साफ नहीं देख सकते। सर वो आँखों का वो है कि जैसे मेरे को अपने राइट आई से मेरे को विज़न नहीं है और लेफ्ट आई में विज़न है। तो उस हिसाब से वो 60-40 तो हाँ। पारस, ऐसी स्थिति में पढ़ना कितना मुश्किल होता है? सर टेक्नोलॉजी या फिर चीज़ें थोड़ा आसान बना देती है। जैसे अभी करंटली में मैं ये लेंस का यूज़ करता हूँ हम्म। कोई छोटी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो ये मेरे साथ क्लास 8 से है, क्लास 8 से है मेरे साथ ये। तो क्लास 8 से मैं लेंस का यूज़ करता हूँ चीज़ें पढ़ने के लिए या चीज़ें लिखने के लिए। क्योंकि इससे मेरी डिपेंडेंसी को कोई हार्म नहीं होता, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे, अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। अच्छा पारस, इसके अलावा जो ब्रेल लिपि एक होती है, कि आपने उसका भी सहारा लिया पढ़ने के लिए? जैसे कि सर मैंने बताया कि 1 साल के लिए ब्लाइंड स्कूल गया था मैं। वहाँ जी। मैंने ब्रेल सीखा ज़रूर था, लेकिन उसके बाद मैं वापस न्यू लेंसेज़ कॉन्वेंट में एडमिशन ले लिया था। तो वहाँ पे ब्रेल का सहारा नहीं लिया, फिर लेंस से ही मैं या फिर बुक्स को बड़ा करवा के पढ़ता। अच्छा, जिन दर्शकों को नहीं पता ब्रेल लिपि के बारे में, उनको एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर नोट कराना चाहूंगा कि ब्रेल लिपि वो एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जो नेत्रहीन इंसान होते हैं वो लोग उसे छू छू कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसके जरिए वो जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो पारस ने भी ब्रेल का सहारा लिया है, लेकिन बचपन में। उसके बाद धीरे धीरे इनका विजन जो है मेडिकल एड के साथ ठीक हुआ, लेकिन उतना ठीक नहीं हुआ जितना एक आम इंसान का नॉर्मली हम देखते हैं। 60% विजन जाना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके साथ ये एग्जाम निकाल लेना अपने आप में विरले ही लोग ऐसा कर पाते हैं। पारस, मैंने कई बार एज अ स्टूडेंट में अपने बारे में बताऊं आपको कि मैंने कई बार कोशिश की कि मैं किसी सरकारी एग्जाम को अटेम्प्ट करूं, या मैं भी यूपीएससी दूं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं तो मैं एमपीपीएससी दूं, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, कभी मैं वो मोटिवेशन नहीं बना पाया कि मैं किसी भी एग्जाम में बैठ सकूं। मुझे लगता है कि नहीं होगा, या निराश, अगर उसमें नहीं हुआ तो मैं ज्यादा निराश हो जाऊंगा। इस डर से मैंने कभी एग्जाम दिया ही नहीं। तो ये निराशा से कैसे जीतना है, आपको होती थी या? सर लाइफ तो एक वी कर्व में चलती है, कभी अप कभी डाउन। तो अगर हम निराश होकर बैठ जाएँगे तो अगले जो मोमेंट आने वाला है शायद अब हम उस पे अपना 100% नहीं दे पाएँगे। जैसे क्रिकेट में होता है, अगर एक बॉल मिस हो गई हमसे, हम बीट हो गए, तो ये नहीं कि हम उसी बॉल को लेकर बैठे रहें, अगली बॉल पे हम 4 या 6 मार सकते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपने अपनी बात करी, जैसे अब आपको जर्नलिज़्म में अवसर मिला है, तो यहाँ पे भी आप समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं। आप इसी फ़ील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो निराशा के या जब मैं निराश होता था या मैं अपनी मम्मी से बात कर लेता था या फिर अपने दोस्तों के साथ समय स्पेंड कर लेता था, तो निराशा और चीज़ों से भी हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। पारस, क्या बात होती थी आपके और आपके माँ के बीच में जब आप निराश होते थे? आप उनको क्या कहते थे और वो क्या समझाती थी? जी हम नॉर्मली कोई बात करते थे, कोई स्पेशल मैं उनको ये नहीं बताता था कि मैं निराश हूँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता था और वो यहाँ सिकंदराबाद होती थी। तो अगर मैं उनसे कह दूँ कि मैं तो परेशान हूँ, वो यहाँ परेशान हो जाएँगी। इसलिए हम बस नॉर्मल बातें करते थे कि आप क्या कर रहे हो या मैं क्या कर रहा हूँ। तो खाली उसी बात से ही काफ़ी होता था कि ये हम अ इतनी ही बात हम करते थे। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। पारस, अमूमन मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ और मुझे गूज बम्स नहीं आते किसी से बात करने पर, मेरे रोंगटे खड़े नहीं होते, उतना नया नहीं होता। लेकिन आज बड़े दिनों के बाद मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि मैं किसी बेहतर इंसान के साथ बात कर रहा हूँ। होपफुली सर हम कभी ऑफलाइन में मिलके ये सब बातें कर सकें। जरूर पारस, हम जरूर मिलेंगे। और इसके अलावा ये बताइए कि जब आप पढ़ते थे, आप यहाँ थे राजेंद्र नगर में दिल्ली में, और आपके परिवार वाले सिकंदराबाद में, और आपके साथ आपकी कुछ शारीरिक परेशानियां भी रहीं, तो कैसे उनके साथ पढ़ाई करना मुश्किल होता था? अ, सर अब ये गिलास वाली बात है कि हम एक गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं, आधा खाली देखते हैं।
और हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते थे हमें आपदा में अवसर देखना चाहिए। भले ही मेरे साथ कोई आपदा थी, लेकिन उसको कभी मैंने कमज़ोरी नहीं समझा। उसको ये था कि मेरे को बस मोटिवेशन थी मेरे लिए कि अगर कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, तो मुझे अगर उसके बराबर आना है, तो भले ही मेरे को 8 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन मैं उतना करता था। इसमें योगदान मेरे जो मेंटर थे अंकित सिंह भैया, उनका भी काफ़ी रहा। वो मेरे को काफ़ी पुश करते थे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सहयोग किया राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में स्मार्ट वर्क लैब आईएस में। तो उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा अंकित भैया का। अच्छा, आप जहाँ रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, उसमें क्या क्या आपने ऐसा, मैं देखता हूँ जब भी किसी यूपीएससी या यूपीपीएससी एस्पिरेंट के कमरे में जाता हूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नोट चिपके होते हैं दीवारों पर। तो आप भी वैसे ही चिपका कर किताब में रख कर रहते थे? सर दीवार वाला तो मैं नहीं लगाता था, क्योंकि दीवार वाला तो वही लगेगा जैसे दूर से दिख जाए कि मुझे दिखता है, तो दीवार पे लगा के करूँगा क्या मैं? बाकी मैं नोट्स अगर कुछ इम्पोर्टेंट या अलग लिखना होता था, तो मैं साइड में नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स में ही साइड में स्केल से लाइन खींच के जगह छोड़ देता था। तो वहाँ पे जो भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट था या कुछ अलग मिलता था या कुछ एडिशन करना होता था, मैं उन नोट्स में साइड में एडिशन कर लेता था। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए? नोट्स अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, सिविल एस्पिरेंट के लिए। तो नोट्स एक बड़ा सा नत्थी किया हुआ कागजों का बंडल है जिसको आपको बहुत संभाल कर रखना है। कैसे बनाए इतने सारे नोट्स? सर कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मॉडर्न हिस्ट्री या पॉल साइंस की, तो वो हमें पता ही है कि लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम खुद में ही एक नोट्स है। तो उनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ नोट्स बनाने की जरूरत, जैसे इन्वायरमेंट या साइंस या गवर्नेंस, इन सब में जो उनकी बुक्स थी या फिर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल आता है या फिर ऑनलाइन कुछ नया मिलता है, तो उन सबको इकट्ठा करना या फिर समय समय में अपडेट करना, और अपडेट करने के बाद अपने मेंटर्स को दिखाना कि ठीक है मैंने इतना कर लिया है, इसमें अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो मैं उसको अपडेट कर सकूँ, या फिर करंट अफेयर्स से बाद में अपडेट करना, इन सब से मिलके मेरे नोट्स तैयार हो जाते थे। ये पारस, आप अपने रिजल्ट से यहीं पर सेटिस्फाई हैं या फिर आगे और भी कुछ करने का प्लान है? सर इस समय करंट मोमेंट तो अभी तो सैटिस्फाई हूँ, लेकिन ये क्या कहते हैं, क्षणिक ये भर की विराम शायद नहीं है? सैटिस्फैक्शन है कि मतलब अंत नहीं है, अभी शुरुआत ही कह सकते हैं कि इसके बाद मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँगा। 28 मेरे को यूपीएससी का है, तो आगे भी मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। यानी कि यूपीएससी है अभी बकेट लिस्ट में? हाँ जी सर। अच्छा। एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए जो सिविल एस्पिरेंट हो, जो तैयारी कर रहा हो इस तरह के सरकारी एग्जाम की? तो उसके लिए क्या क्या, एक, मैं जानना चाहता हूँ पारस भाटिया की क्या नियमावली थी पढ़ने की? सर 2 चीज़ मेन है, कंसिस्टेंसी और रिवीज़न। क्योंकि जैसे बहुत ही क्लीशे सी लाइन है कि 10 बुक को मत पढ़ो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ऐसा लोग बोलते हैं, तो ऐसे ही कुछ मैं फ़ॉलो करता था, लेकिन मैं कंसिस्टेंट भी रहता था कि अगर मेरे को सुबह 9 बजे लाइब्रेरी पहुँचना है, तो 9 बजे लाइब्रेरी पहुँचना है, या फिर मेरा जो गोल सेट हुआ है, उसको पूरा करके ही उठना है, चाहे वो एक्स टाइम पर हो, वाई टाइम पर हो। तो 2 चीज़ें, कंसिस्टेंसी और रिवीज़न, कंसिस्टेंसी, रिवीज़न फिर से, अच्छा, इंटरव्यू 2 में क्या रूल बनते क्या हैं। क्या आपसे पूछा गया, कैसे कैसे सवाल आए? सर मेरा जो मास्टर्स में सब्जेक्ट था इंटरनेशनल रिलेशंस, ज़्यादातर मेरा उसी पर बेस रहा इंटरव्यू। तो मैम ने मेरे से इंडिया इज़राइल, इंडिया अफ़गानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, यूएसए रोल इन रशिया यूक्रेन वॉर, इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडिया, या और अंत में उन्होंने पूछा अगर तुम एसडीएम बन जाते हो, तो तुम किस क्षेत्र में सबसे पहले काम करोगे? तो इन सब के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा। अच्छा। अच्छा, मैं अमूमन देखता रहता हूँ इंटरव्यू सिविल एस्पिरेंट्स के, जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के जरिए लिए जाते हैं। यूट्यूब पर भी आप देखते हैं बहुत सारे शॉर्ट्स जो आपकी उंगलियों से गुजरते हैं। तो मैं देखता हूँ कि बच्चे, पैनल लगा होता है 5-6 लोगों का, और सामने एक स्टूडेंट बैठा होता है, उससे एक के बाद एक सवाल दागे जाते हैं। कुछ के वो जवाब आसानी से दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन पर वो हेजिटेट हो जाते हैं, या फिर उनके लिए वो सवाल कठिन होता है, या फिर वो उस सवाल के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या आपके खाते में ऐसे कोई सवाल आए जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, और आए तो फिर उनका जवाब कैसे दिया आपने?
सर कुछ सवाल मेरे सामने भी आए ऐसे, चाहे वो कुछ पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड कुछ सवाल थे, जिनका जवाब मेरे को नहीं पता था। तो इस सिचुएशन में मेरे को पता है कि ये टेस्ट मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट है, ना कि मेरा नॉलेज टेस्ट है। जी। तो मेरे को पता था कि अगर नहीं आता तो सीधा-सीधा उन लोगों को भी मना कर देना चाहिए मेरे को कि मेरे को नहीं पता है इसका जवाब, मैं इसके बारे में जाके पढ़ूँगा। इससे अच्छा कि हम उनको घुमाएँ या फिर उनको समझें कि इनको क्या ही पता होगा, जब वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और वो रोज़ इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चों का, तो उनको पता है कि बच्चा कहाँ फँसेगा और उसके एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि अ, इसलिए मैं सीधा-सीधा पारस, क्या मना सवाल कर था वो? मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या सवाल था कि जिसका जवाब पारस भाटिया के पास नहीं था। सर, उन्होंने मेरे से कुछ थिंकर्स के बारे में सवाल किए थे, उनकी थ्योरीज़ के बारे में। मैं क्या कॉन्सेप्ट था वो तो मेरे को याद नहीं आ रहा, जी। लेकिन कुछ थिंकर्स से सवाल ऐसे पूछे थे कि जो रूसो या फिर प्लेटो वगैरह का कुछ मेरे से उन्होंने पूछा था, तो उसका मैं उस समय जवाब कलेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं। तो उस थ्योरी वाले पार्ट में मैं नहीं बता पाया था। यानी कि बात सुकरात और प्लेटो की चल रही थी और वहां पर थोड़ा सा मामला फंस गया। हाँ जी सर, कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ये थ्योरीज़ नहीं पढ़ी थी क्योंकि आईआर में मैं लगा हुआ था, तो ये सब थोड़ा रह गया। वैसे भी सुकरात और प्लेटो का चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि जितना भी पढ़ लो आप शुरुआत भूल जाएंगे, या शुरुआत पढ़ रहे हो तो अंत तक आप कुछ ना कुछ भूल ही सकते हैं। मेरे साथ भी ये कई दफा हुआ है। और जवाब ना आने की स्थिति में आपने बड़ी अच्छी बात कही कि न आने पर ये जरूर बोल दें कि अभी नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ूंगा जरूर। आप थोड़ा सा अपना ये बताइए कि मेरे हाथ से मेरा फोन नहीं छूटता। कभी सोशल मीडिया, तो कभी यूट्यूब, कभी ई कॉमर्स वेबसाइट, कभी शॉपिंग, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं, खासकर स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उनके हाथ से भी आजकल फोन नहीं छूटता। फोन कैसे दूर रखा जाए? सर सोशल मीडिया पे रहना भी खुद में इम्पोर्टेंस तो है उसकी भी क्योंकि कोई चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है तो उसके भी अपने फंक्शंस हैं। तो सोशल मीडिया पे रहना कोई गलत बात नहीं है। बस कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं उसमें शायद दिक्कत आ जाती है। तो अगर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे गोल सेट होते थे कि मेरे को ये एक्स गोल अचीव करना ही है। तो मेरे को पता होता था कि अब मेरे को पढ़ना है तो वो मोबाइल खुद ब खुद दूर हो जाता था वरना मैं ऐप्स ऐसी इंस्टॉल करके रखता था कि 2 घंटे तक या 4 घंटे तक मोबाइल खुलता ही नहीं था उससे, कि अगर आपको मोबाइल खोलना है तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसे ऐप्स का भी मैं सहारा ले लेता था कि मोबाइल से दूर रहने के लिए। ओके, यानी कि मतलब कुछ पाने के लिए कुछ दो। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, इसके स्ट्रगल की कहानी है यूपीपीएससी की और आपकी तैयारी, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं कि स्ट्रगल भारी पड़ा तैयारी पर, या फिर तैयारी भारी पड़ गई आपके स्ट्रगल पर? सर तैयारी ही भारी पड़ गई स्ट्रगल पे तभी तो रिजल्ट आया। अगर स्ट्रगल ही होता तो अभी मैं अगले अटेम्प्ट के लिए फिर से तैयारी कर रहा होता। तो स्ट्रगल के ऊपर तैयारी क्योंकि मोटिवेशन था कि कर रहे हैं और इम्पोर्टेंटली मेरे घर वालों के साथ था कि वो कहते थे हाँ कर रहे हैं या फिर अगर मैं उनसे कहता था इस समय कॉल मत करना तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था उस समय या फिर मेरे ताऊ हो चाचा हो पापा हो सबका सहयोग रहा उसमें। तो स्ट्रगल में हम सब साथ ही थे तो फाइनली आज रिजल्ट आया। पारस, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो कई वाकये ऐसे आते हैं जब हम डिप्राइव्ड फील करते हैं, यानी कि कोई चीज हमारे पास नहीं होने का हमें एहसास होता है कि ये चीज हमारे पास होनी चाहिए थी, ये नहीं है। तो क्या थी आपके साथ कि आपको कई बार ऐसा लगा हो कि यार ये वाली चीज हमारे पास होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है? तो कभी-कभी जब हम जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया पे तो व्हाट्सएप पे या फिर ट्विटर पे देखते थे कोई कुछ कर रहा है तो होता था कि चलो काश हम भी चले जाते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग पे या फिर बीच पर वगैरह कुछ भी। तो कभी-कभी तैयारी के दौरान होता था कि चलो ट्रैवलिंग जो था मेरे को पसंद था तो ट्रैवलिंग इधर-उधर या फूड मेरे को काफ़ी पसंद है तो वो मेरा रह जाता था। मैं थोड़ा-सा उसमें लगता था कि ओह! ये यहाँ पे है मैं बैठा हूँ। तो लेकिन इन द एंड सब कुछ वर्थ था बैठना वहाँ पे, तो ठीक है।
अच्छा, यानी कि आपका मन जो है सोशल मीडिया देखकर ललचा जाता था कि काश मैं भी घूम सकता, काश थोड़ी सी पढ़ाई रोक कर मैं घूम पाऊं, है ना? हाँ जी सर। तो तो बीच बीच में अभी कभी-कभी मैं अभी जो है अचीवमेंट मिल गया है। पढ़ाई भी एक जी तरह सर। से मैं तो पूरी मान रहा हूँ आपकी, आपकी तो अभी काफी कुछ बची हुई है, लेकिन मेरी तरफ से अभी अगर रिजल्ट सकारात्मक आए हैं तो अभी थोड़ा घूमा जा सकता है। तो पारस कहाँ जाएंगे घूमने? सर अभी तो खैर 28 मई को तो यूपीएससी है, तो अभी तो उसी का ही है। अगर मौका मिलेगा तो मैं इस बार थोड़ा अलग से उड़ीसा ज़रूर जाना चाहूँगा मैं, क्योंकि उड़ीसा एक काफ़ी स्टेट है जहाँ पे शायद हम गोवा या मुंबई या कर्नाटक उस सब की बात करते हैं, उड़ीसा कहीं न कहीं रह जाता है। तो मेरा मन उड़ीसा जाने का है इस बार। उड़ीसा भी खूब देखते हैं। काफी सारी चीजें हैं वहां पर देखने के लिए। वहां पर पैलेसेस हैं, वहां पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बीचेस हैं, मंदिर हैं और नेशनल पार्क्स हैं। तो कहाँ पारस की चॉइस रहेगी? सर अभी इस बार भी तो सोचा नहीं है कहाँ पे चॉइस। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूँगा तो प्लान बना लूँगा सर। और जब हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो कोऑपरेशन करके ही जाना होगा। तो जहाँ पे जिसका मन होगा उस हिसाब से कुछ ना कुछ प्लान निकाल लेंगे। अच्छा, अब इस चर्चा के हम आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। इसमें दो तीन जरूरी सवाल हैं मेरे। एक, दोस्तों का क्या इम्पोर्टेंस रहा इस पूरी जर्नी में? सर दोस्त मेरे सब, अगर जैसे हम गानों में सुनते हैं किसी के हाथ में हीरा टाइप वाला गाना, तो मेरे सच में दोस्त मेरे सारे हीरे थे, चाहे वो न्यू लैंसर्स से मिले हो मेरे को या फिर किरोड़ीमल कॉलेज में बाद में जाके मिले हो। अ, तो सबका ही उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान था। चाहे वो मेरे दोस्त ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरे काम नहीं करूँगा ऐसे कुछ। अगर उनको सुबह 5 बजे मेरे को कहीं जाना है, तो वो बाइक पर लेने आ जाते थे, या जैसे भी उनका योगदान रहता था। भले ही फिर किरोड़ीमल में हो या फिर बाद में यूपीएससी तैयारी के दौरान कुछ समझना है या कुछ पूछना है, तो वो उसमें मदद कर देते थे, या फिर जो चीज़ें मेरे को नहीं आती, तो उसमें वो मदद करते थे। तो उन सब लोगों का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा, अच्छा, उन लोगों का। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स में माता पिता के साथ साथ भाई बहन किस किस का, किस कौन कौन कैसे कैसे मोटिवेट करता था आपको? सर मेरे फादर खुद ही मेरे लिए मोटिवेशन हो जाते थे, क्योंकि वो हमारा किराना शॉप है, तो वो भले ही सुबह 6 बजे बारिश में जाना हो या फिर रात को 1 बजे लौटना हो, या गाड़ी उतरवानी हो, कुछ भी करना हो, तो वो बिल्कुल टाइम पर रहते थे अपने। ये नहीं है कि वो लेज़ीनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उनसे मोटिवेशन मिला। मेरी मम्मी से मेरे को मोटिवेशन मिला, वो हाउसवाइफ है। तो कैसे वो अपनी लाइफ को साथ-साथ घर को मैनेज करना, पापा को मैनेज करना, फिर मेरे को है, दीदी को देखना। तो खुद ये भी एक मोटिवेशन है कि कैसे वो घर में रह के सबको साथ लेके चल रही हैं। या मेरी दीदी हैं, तो उनसे बातचीत करके मोटिवेट करना, उनके वो डाँट लगा देती थी अगर मैं कुछ भी गलत करता था, तो वो भी नेगेटिव मोटिवेशन कह सकते हैं, लेकिन वो भी मोटिवेशन है ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पारस के, सपने देखना एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी है? सर सपने देखना ज़रूरी है। अगर सपने नहीं देखेंगे तो हम फ़ॉलो क्या करेंगे, किसका पीछा करेंगे? कि क्या होगा हमारे सामने कि हाँ, मेरे को इस शॉर्ट पीरियड के लिए ये वाली चीज़ अटेम्प्ट अटेम्प्ट करनी है या फिर इस चीज़ के पीछे जाना है। तो हमें शॉर्ट गोल या शॉर्ट सपने बना-बना के बड़े सपने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अच्छा, आपका सपना क्या है पारस? सर अभी तो सर यूपीएससी 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी की तरफ मैं स्टेप्स ले रहा हूँ अपना हार्ड वर्क। प्रिपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रिपरेशन पर ही अभी फ़ोकस रहेगा। अच्छा, यानी कि यूपी एससी एक सपना अभी है। शॉर्ट टर्म के लिए सर। अच्छा, उसके अलावा निजी जिंदगी में कोई सपना? सर मुझे ट्रैवलिंग का ही मेरा काफ़ी वो रहता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूमना ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे को जॉब करते हुए जो भी हो, जब भी हो, मुझे समय मिले और मैं इधर-उधर घूमूँ। अच्छा पारस, जाते जाते अपनी पसंद का कोई गाना सुना दीजिए जो आप तैयारियों के दिनों में गुनगुनाया करते हो, या कभी कभी आपका मन करता हो आप उसे गुनगुनाया करते हो, या जो भी आपको पसंद है। सर मैं गाना गाता तो नहीं हूँ, लेकिन सुनता ज़रूर था।
तो जैसे सिद्धू मूसेवाला जी थे, या फिर अभी एपी ढिल्लों, या फिर इन सब के गाने, मेरे को पंजाबी गाने का शौक था, तो इन्हीं के गाने सुन के काफ़ी ठीक लगता था, तो लेकिन मैं कोई भी अपनी गाता नहीं मर्जी हूँ का ऐसे। पारस, कोई भी अपनी मर्जी का एक गाना, चाहे वो मोटिवेशनल सॉन्ग हो, चाहे वो लेटेस्ट हो या रैप हो, कुछ भी हो चलेगा। तो मैं गाने का नाम बता सकता हूँ जो सुनता था, लेकिन मैं गाऊँगा तो नहीं खैर। जैसे ऊँचियाँ नी गल्लां तेरे यार दियाँ, तो सिद्धू मूसेवाले का जो गाना फेमस हुआ था, ऊँचियाँ गल्लां तेरे यार दियाँ, तो काफ़ी ठीक था वो। अच्छा पारस, वेब सीरीज कोई देखी हाल ही में? ये देखते हैं क्या यूपी पीएससी के एस्पिरेंट्स? सर ज़्यादातर मैं पंजाबी कंटेंट ही कंज़्यूम करता हूँ, तो अभी रिसेंटली मैंने यार जिगरी कसूती डिग्री, या फिर लेख करके एक मूवी थी, वो देखा था, या फिर आजकल मैं यार चल्ले बाहर देख रहा हूँ, तो ज़्यादातर पंजाबी कंटेंट मैं कंज़्यूम करता हूँ। ठीक है पारस, जाते जाते एक सलाह तो छोड़ ही दीजिए अपने जैसे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो हजारों सपने लेकर बड़े शहरों में जाते हैं, तैयारियां करते हैं, निराशा होती है, तो उनके लिए आपका मैसेज कुछ अच्छा काम कर जाए। सर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बाहर अगर हम गए हुए हैं, तो हमें एक ही काम से भेजा हुआ है, पढ़ाई करने के लिए। और अगर हम एक ही काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें अपना 100% ज़रूर देना चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही बोला, हमें कंसिस्टेंट रहना है और रिवाइज़ भी करते रहना है। तो थैंक यू पारस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा मैं बूस्ट अप मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और सबसे जरूरी बात पारस की, जो आप गांठ बांध लें अपने जीवन में तो बेहतर रहेगा कि यदि एक बॉल खराब चली गई है तो उसको पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है, अगली बॉल पर सिक्सर लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पारस। थैंक यू सर।